गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ ब्रीफ स्टडी बताई थी, या यूँ कहें कि इसका गठन और किस प्रकार से इसमें कितने मेंबर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और कितना कार्यकाल होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं और क्या उनकी शक्तियां हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार वापस बताना चाहूँगा आपको कि निर्वाचन आयोग वर्तमान में त्रिसदस्य था। जब इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को तो ये एक सदस्य था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से आज तक ये 3 सदस्यीय आयोग बन गया है। इनके तीनों सदस्यों की शक्तियाँ होती हैं, समान होती है। यह एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। 25 जनवरी को एक मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो सदस्यों की सेवा शर्तें, योग्यता राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इनमें जो 3 सदस्यीय जो आयोग होता है उसमें शीर्ष पर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 वर्ष के लिए, या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। इनके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त और होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। लेकिन उनकी जो आयु है वो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सम्मान और वेतन मिलता है, और जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उठाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग के द्वारा, उसी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इनको भी अपने पद से उठाया जा सकता है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं श्री सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो हैं वो हैं श्री सुनील अरोड़ा जी। ये वर्तमान में 3 सदस्य आयोग है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में आज हम इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया गया है, अर्थात इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग और एक है निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। 2 तरह के आयोग हैं, इन दोनों को अलग अलग कार्य बांटे गए हैं। तो इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के द्वारा शक्तियों का केंद्र और राज्यों में बंटवारा कर दिया जाता है। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पहली बात तो यह है कि लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरी बात है, इस संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। यानी पहली बात ये हुई संघात्मक शासन व्यवस्था को समझने के लिए कि उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होना चाहिए, और एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन होना चाहिए। अगली बात यह है कि 2 तरह की सरकारें होंगी, एक होगी जिसको हम केंद्र सरकार कहेंगे, और दूसरी सरकार जो होगी उसको हम राज्य सरकार कहेंगे। अब चूंकि यहाँ ये बताना ज़रूरी है, एक तो है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके कार्य और शक्तियाँ अलग हैं,
और दूसरा जो होता है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, इस प्रकार से आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। इसका जो उल्लेख है वो 300, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है 324 से लेकर के 329 तक, जबकि वहाँ जो स्टेट वाला जो है उसका अलग संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय निर्वाचन जो आयोग है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। एमपी यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनको सांसद कहते हैं और उनको इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। एमपी का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसदों, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों। एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के जो विधायक जो होते हैं, विधानमंडल के जो विधायक जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी सांसदों, विधायकों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका संचालन, उनका निर्देशन, किस प्रकार से कब चुनाव होंगे, उनकी मॉनिटरिंग, उनका संचालन और उनका निर्देशन करने का जो मुख्य कार्य है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के अधीन आता है। अर्थात ये मुख्य रूप से सांसदों, विधायकों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, उनका निर्देशन करता है। यद्यपि चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन अधिसूचना जो नोटिफिकेशन होता है कि कब चुनाव होंगे, कितने समय में होंगे, कब नामांकन होगा, कब नाम वापसी होगी और पोल डे कौन से दिन होगा, इसकी जो नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही की जाती है। दलों का पंजीकरण करना कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा क्षेत्रीय दल है, इनके रूप में मान्यता देना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कार्य है। दलों को चुनाव चिन्ह आवंटन करना और चुनाव में पर्यवेक्षकों की अपॉइंटमेंट करना। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ दलों को चुनाव चिन्ह, तो जैसे जो राष्ट्रीय दल हैं उनके चुनाव चिन्ह फिक्स होते हैं, बाकी अन्य दल क्षेत्रीय दल हैं उनके चुनाव चिन्हों का आवंटन करना और उन चुनावों के अंदर पर्यवेक्षक जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो अन्य राज्य के होते हैं, अन्य प्रांतों के होते हैं। उन आईएएस ऑफिसर्स को राज्य जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां एक पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर के रूप में जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग को सहायता व परामर्श देना। परिसीमन यानी क्षेत्रों का अपने हिसाब से जो रूलिंग पार्टी होती है वो एक सीमांकन कर देती है, इसको परिसीमन कहते हैं। और परिसीमन जो आयोग बनता है उसको ये कार्य करने में सहायता और परामर्श देने का भी कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। अब इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव करवाते हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। अब इस राज्य निर्वाचन आयोग की अपॉइंटमेंट के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना, चुनाव आचार संहिता को लागू करना, पहचान पत्र जारी करना, वोटर आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं वो जारी करना। अनुच्छेद 325 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा, विशेषकर एमपी एमएलए के मामले में। इसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि किसी के आधार पर भी किसी भी मतदाता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान है। एडल्ट फ्रेंचाइजी अर्थात वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है। वयस्क मताधिकार, इसमें आप ये लिखेंगे अनुच्छेद 326 के अनुसार वर्तमान में मतदान करने की जो आयु निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष की गई है। अर्थात 18 वर्ष के स्त्री पुरुष जिन्होंने आयु प्राप्त कर ली है वो चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार, इसमें आप 18 वर्ष की उम्र और अनुच्छेद 326 का उल्लेख जरूर करेंगे। इसमें यह भी लिखना
अपेक्षित है कि पहले वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 राजीव गांधी के काल में, यानी उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके काल में मतदान की उम्र घटा करके मतदाता की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद करें। आपके एग्ज़ाम में और कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष की जो मताधिकार की उम्र है वो कब की गई? 1989 कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और वयस्क मताधिकार की उम्र वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 18 वर्ष। अनुच्छेद 327 में प्रावधान किया गया है कि एमपी या एमएलए के चुनाव के बारे में कानून संसद बनाएगी, लेकिन उसको निर्देशित, उसको कंट्रोल और चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अनुच्छेद 328 में प्रावधान किया गया है कि स्थानीय क्षेत्रों के निर्वाचन के बारे में कानून जो होगी, लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं उसके बारे में जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संबंधित विधानसभा को होगा। अनुच्छेद 329 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि ये 324 से लेकर के 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो 329 के अंदर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में ही प्रसंगत किए जाएंगे या सुने जाएंगे। परिसीमन संबंधी विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि एमपी एमएलए के चुनाव को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। सरकार के परिसीमन संशोधन विधेयक 2008 में पारित किया गया है कि न्यायमूर्ति जी कुलदीप सिंह को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था उस समय। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने अब तक ये पढ़ने की कोशिश करी है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो होता है उसके प्रमुख कार्य जो होता है, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ज़रूर सवाल आ सकता है। तो आप इसको कार्य और शक्तियों को लिखने से पहले थोड़ा सा इसके संगठन के बारे में भी बताएंगे, किस प्रकार से, कितने सदस्य ये आयोग होता है और कब इसका गठन किया गया और कब से ये 30 सदस्य हुआ और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनके बारे में बताते हुए इनके प्रमुख कार्य और शक्तियों का वर्णन आप करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।